ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पेरेंट्स माँ बाप के साथ एक अलग ही प्लेनेट सैयारे पर रहा करती थी, जहाँ पर एक कॉलोनी थी और उस कॉलोनी में उस लड़की के मॉम डैड और बस वो ही रहा करती थी। एक दिन वो उस प्लेनेट पर भी अकेली हो गई। उसकी क्या वजह थी, ये जानने के लिए आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें रेमी नाम की बच्ची और उसके मॉम डैड थे। ये फैमिली एक प्लेनेट सैयारे पर शटल कॉलोनी में रहते थे और अगर उनके चारों तरफ देखा जाए तो ना कोई चिरिंद परिंद ना कोई इंसान, सारा बंजर इलाका था। उनका तो कोई पड़ोसी भी नहीं होता और अर्थ जमीन पर भी रहने वाले लोगों के साथ उनका कोई राब्ता नहीं था। उन्होंने अपने पास एक फार्म भी बनाया हुआ था जहाँ पर इन्होंने कुछ जानवरों को पाला हुआ था और एक ग्रीन हाउस जहाँ पर रेमी के डैड सब्जियां उगाया करते थे और इसी तरह उनका गुजर बसर चल रहा था। रेमी की नजर हर वक्त दूर रहती। उसे जानना था कि जहाँ पर वो रह रही है अगर इससे आगे जाए तो आगे की दुनिया में क्या होगा, क्या उधर इंसान जिंदा होंगे। इसीलिए वो अक्सर दूर के पहाड़ों को हसरत भरी निगाहों से देखा करती थी कि वो भी एक दिन वहाँ पर जाएगी। मगर उसकी मॉम हर वक्त उसे इन कामों से मना किया करती थी। मगर इस फैमिली को एक उम्मीद थी कि कभी न कभी इस प्लेनेट पर भी अर्थ जमीन की तरह लोग आकर बस जाएंगे। एक दिन रेमी के डैड घर में देर से आते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। रेमी भी खड़ी चुपके से मॉम डैड की बातों को सुन लेती है। रेमी के डैड को शक था कि कहीं उनके आसपास अजनबी लोग हैं जो उनके घर में घुसना चाहते हैं। ये बात ही रेमी भी सुन लेती है। अब रात को रेमी के डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटी परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा और जो कुछ तुमने सुना डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। मगर रेमी अब भी डरी हुई थी। एक सुबह जब वो जागती है तो खिड़की पर खून से किसी ने लिव लिखा हुआ था कि यहाँ से चले जाओ। ये सब देखकर रेमी के मॉम डैड डर जाते हैं। उसके डैड ने जल्दी से राइफल उठा ली थी और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि आखिर कौन है जो ये सब कर रहा था। रेमी की मॉम भी उसे लेकर छुप जाती हैं। तभी कुछ देर के बाद रेमी के मॉम डैड को 3 लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जो 6 होने का नाटक कर रहे थे ताकि इन लोगों को लगे कि वो बहुत से लोग हैं, मगर वो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए रेमी के डैड पागलों की तरह जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि जो भी है सामने आ जाए। छोटी रेमी दूर खड़ी छुपी जो ये सब देख रही थी, वो अपने डैड का ऐसा रूप देखकर डर जाती है क्योंकि उसने अपने डैड को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। रेमी के मॉम डैड सारा दिन निगरानी करते हैं कि आखिर कौन है जो उनके घर में आने की कोशिश कर रहा है। उधर रेमी इस बात से परेशान थी कि उसके फार्म के जानवर ठीक है या नहीं, इसीलिए वो अपने मॉम डैड को बताए बगैर चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। वो बाहर आकर अपने जानवर को देखकर खुश होती है कि वो अभी तक ठीक था। लेकिन जब उसकी मॉम को पता चलता है कि रेमी घर पर नहीं है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आकर रेमी को लेने आती है। जब रेमी अपने घर की तरफ आ रही थी तो उन लोगों ने भी उसे देख लिया था जो इसके घर के पास छुपे हुए थे। वो रेमी को पकड़ना चाहते थे मगर सही वक्त पर रेमी के डैड ने गोली चलाकर एक आदमी को मार दिया था, जबकि उसकी मॉम दूसरे को रोकती है और उसे चाकू से मार देती है और फिर वो रेमी को लेकर अंदर भागती हैं। बाहर रेमी के डैड आखिरी दुश्मन को भी मार गिराते हैं। गोली उस दुश्मन के पाँव में लगी थी जिस वजह से वो जख्मी हो गया था। अब रेमी के डैड पहाड़ों की तरफ जाते हैं और उसकी मॉम मरे हुए लोगों के पास से हथियारों को जमा कर रही थी। तभी रेमी देखती
लगती है कि मरने वाले लोगों में एक लड़की भी थी। अब रेमी और उसकी मॉम ने खुद को घर में बंद कर लिया था और डैड का इंतजार करने लगती है, मगर रात गुजर गई थी। रेमी के डैड अब तक वापस नहीं आए थे। इस बात से रेमी की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने हाथ में एक बड़ा चाकू पकड़कर रेमी को अपने साथ लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढने का फैसला करती है, मगर तभी उनके दरवाजे से एक अनजान आदमी अंदर आता है। इसका मतलब रेमी के डैड मर चुके थे। इस अनजान आदमी ने उन्हें मार दिया था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे कल रेमी के डैड ने पैर पर गोली मारी थी। वो अपना नाम जेरी बताता है और कहता है कि ये मेरा घर है और तुम लोगों ने मेरे मॉम डैड को मारकर यहाँ पर कब्जा किया है, इसीलिए मैं अब अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं बहुत मुसीबतों के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ और अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे, बुरा बर्ताव ना करो, तो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रह सकती हो। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड को तो मैं मार चुका हूँ और मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार हूँ। मगर ये सारी बातें सुनकर रेमी की मॉम बाहर आ जाती है और रेमी को लेकर छुप गई थी। रेमी जो बहुत ज्यादा रो रही थी, वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम चले यहाँ से, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। मगर उसकी मॉम जानती थी कि इस प्लेनेट के बाहर जिंदगी आसान नहीं है, इसलिए अब वो जेरी के साथ ही रेमी को लेकर इस घर में रहने का फैसला करती हैं। मगर उनका कुछ और ही प्लान था। अब जैसे ही जेरी का ध्यान थोड़ा सा उनकी तरफ से हटता है, तो रेमी की मॉम मौका पाते ही घर के अंदर घुसकर एक चाकू से जेरी पर हमला कर देती है। मगर उसने रेमी की मॉम को पकड़ लिया था और गन से मारने ही लगता है, मगर नहीं मारता और कहता है मुझे खुद को साबित करने के लिए 30 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अब रेमी की मॉम जेरी से कहती है मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस इतना कर दो, मैं अपने हस्बैंड को उनकी मौत के बाद दफनाना चाहती हूँ। जेरी भी इस बात के लिए तैयार हो गया था और रेमी के डैड के साथ साथ अपने साथियों को भी दफना देता है जो रेमी के डैड ने मारे थे। अब वो और उसकी मॉम एक अनजान आदमी के साथ रहने लगी थी। रेमी बार बार अपनी मॉम से कहती है प्लीज मॉम चले यहाँ से, पर उसकी मॉम जानती थी कि बाहर की दुनिया में इनके लिए जेरी से भी बड़े बड़े खतरे हैं। अब रेमी जेरी पर नजर रखना शुरू करती है। वो देखती है उसके पास बहुत सारे हथियार थे। अब वो उसके जाने के बाद रेमी जेरी के बैग की तलाशी लेती है, जिससे उसे एक मांस और एक लड़की की तस्वीर मिलती है। ये वही लड़की थी जिसको रेमी की मॉम ने चाकू से इसे बचाने की खातिर मार दिया था। अब रेमी और उसकी मॉम 30 दिन गिनना शुरू करती हैं। जेरी के वादे के मुताबिक वो उसके साथ रहने लगी थी। जेरी बाहर के सारे काम संभाला करता, जबकि रेमी की मॉम घर के काम किया करती थी। एक दिन रेमी की मॉम अपने स्टोर रूम से एक रोबोट मशीन निकालती है जो एक पालतू जानवर की तरह था। रेमी को एक अच्छा दोस्त मिल गया था। वो बोलता और रेमी से बातें क्या करता था। एक दिन खाना खाने के बाद रात को रेमी की मॉम बैठकर जेरी से बात करती है। जेरी को सारी सच्चाई बताती है। कहती है कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो तुम्हारे मॉम डैड पहले ही मर चुके थे। हम अर्थ जमीन पर रहने वाले लोग थे, मगर हमारा स्पेसशिप क्रैश हो गया, तबाह हो गया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर फंस गए और दोबारा कभी अर्थ पर ना जा सके। अब सब जानने के बाद जेरी भी उनके साथ ठीक हो गया था। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। रेमी की मॉम और जेरी के दरमियान में अब एक रिश्ता बन चुका था। ये सब बातें जब रेमी देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज भी
वो जेरी को अपने डैड का कातिल समझती थी। इसीलिए रेमी अब सोचती है, वो अपना सामान तैयार करती है और बिना कुछ सोचे समझे अपने स्टेशन को छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो ये भी नहीं जानती थी कि आगे उसे जाना कहाँ है। इसका मतलब ये था कि बाहर कोई जिंदगी नहीं थी। अब रेमी जब थोड़ा सा और आगे जाने लगती है तो वो देखती है जहाँ पर वो रहते हैं वो प्लेनेट शीशे से ढका हुआ है। मतलब उसके बाहर कोई जिंदगी नहीं थी। जो भी जिंदगी थी बस उसी हिस्से में थी जहाँ पर रेमी का घर था और वो रहा करते थे। तभी रेमी को एक बहुत बड़ा दरवाजा नजर आता है। वो उसे जब खोलती है तो अंदर चली जाती है। इसलिए रेमी अब अंदर आकर जो उसके पास टॉर्च बॉल थी उसकी मदद से आगे बढ़ती है। उसे दूर से रोशनी नजर आ रही थी, मगर उस टनल सुरंग में अंधेरा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से रेमी का सांस रुक जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वो अपने बिस्तर में थी। पता चलता है कि जेरी उसे बचा कर ले आया था। वो उससे कहता है कि दरवाजे के उस पार धूल, मिट्टी और ऑक्सीजन की कमी के अलावा कुछ नहीं है। तुम जितनी जल्दी हो सके इस बात को मान लो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। एक दिन जेरी को एक गिटार मिलता है जिस पर वो रेमी की मॉम को गाना गाने का कहता है। रेमी की मॉम भी वही गाना गाती हैं जो वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ गाया करती थी। इसका मतलब ये था कि उन्होंने जेरी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। ये देखकर रेमी रोने लगती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। जब उसकी मॉम उसे मनाने चाहती है मगर वो नहीं मानती। अब रेमी की मॉम को गुस्सा आ गया था और वो जेरी को मारने के लिए एक गन उठा लेती हैं, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि इसकी वजह से उसकी बेटी नाराज हो गई और उसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया। जैसे ही वो उस पर गन को चलाने लगती है मगर उसमें कोई गोली नहीं थी, इसलिए अब वो चाकू लेने भागती है। जेरी भी उसके पीछे जाता है। बाहर खड़ी रेमी ये सब देख रही थी। जेरी ने अब रेमी की मॉम को भी मार दिया था। ये देखकर तो रेमी टूट गई थी। अब वही होना था जो इसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे एक अनजान और अपने मॉम डैड के कातिल के साथ जिंदगी गुजारनी थी। इसलिए अब वो उससे बचने के लिए यहाँ से भागती है। जेरी ने उसे पकड़ लिया था और उसे रुकने का कहता है। एक छोटी बच्ची होने की वजह से रेमी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए अब उसे जेरी के साथ ही रहना था। रेमी की मॉम को भी उसी पहाड़ पर दफना दिया जाता है जहाँ पर उसके डैड दफन थे। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है। रेमी अब बड़ी हो चुकी थी और एक खूबसूरत लड़की बन जाती है जो जेरी के साथ रह तो रही थी पर उदास और बिल्कुल चुप। मगर अब उनके आसपास और भी बहुत से जानवर थे, बहुत सी सब्जियां थी। एक दिन जेरी रेमी को गोलियों से भरी हुई गन देता है, क्योंकि इतने सालों में रेमी ने आज तक उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उसे जेरी अच्छा लगता था, बल्कि वो आज भी उसे अपने मॉम डैड का कातिल समझती थी और उससे हर वक्त बच कर रहा करती थी। दूसरी तरफ जेरी ये चाहता था कि रेमी सब भूलकर उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। एक दिन वो उसे अपने साथ एक तालाब पर भी लेकर जाता है जहाँ पर रेमी पहली बार तालाब के पानी में नहाती है और फिर दोनों चुपचाप बैठकर शराब पीते हैं। जब ये घर आते हैं तो घर पर जेरी रेमी को उसकी मॉम की बनाई हुई तस्वीर देता है, जिसे देखकर वो रोने लगी थी। यहाँ पर जेरी के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो रेमी को बहुत ही अजीब तरीके से गले लगा लेता है। ये देखकर रेमी डर गई थी। अब तो वो रात को भी डरने लगी थी, क्योंकि उसे अब जेरी के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। जेरी की नीयत भी बदल गई थी। वो रेमी को अब छोटी बच्ची की नजर से नहीं बल्कि उसके अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखता था। एक दिन जेरी रेमी से कहता है कि मुझे लगता है बस अब इस प्लेनेट पर तुम और मैं ही जिंदा बचे हैं,
इसीलिए तुम मेरे साथ रहो और हम बच्चे पैदा करके नस्ल को आगे बढ़ाएंगे ताकि इंसानों का वजूद कभी खत्म ना हो। मगर रेमी साफ मना कर देती है, कहती है मैं दुनिया में आखिरी ही क्यों ना बचूं, मगर तुम्हारे साथ अपने मॉम डैड के कातिल के साथ कभी नहीं रह सकती। इतना कहकर वो रोबोट मशीन के साथ बाहर चली जाती है और बहुत सोचने के बाद उसने ये जगह छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन जेरी को रेमी के इन इरादों के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उसके कमरे से मास्क लेकर बाहर आ गया था ताकि रेमी कभी भी उसे छोड़कर ना जा पाए। वो भी उसके पीछे भागती है और मास्क को लेने की कोशिश करती है, मगर गलती से वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाती है। उसके सामने जेरी बैठा था जिसके गलत इरादे साफ उसकी आंखों में नजर आ रहे थे। वो उसे कहता है देखो अभी भी तुम सोच सकती हो, मगर रेमी अब भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब जेरी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रेमी की चीखें सुनकर उसकी रोबोट मशीन अंदर आ जाती है और अपने हथियारों का इस्तेमाल करके जेरी पर हमला कर दिया था, जिससे जेरी दूर जाकर गिरता है। मगर जेरी अभी भी मरा नहीं था, वो अब उस रोबोट को गोली चलाकर खत्म कर देता है। उधर रेमी ने भी खुद को आजाद कर लिया था और फौरन एक राइफल उठाकर जेरी के सर में गोली मार देती है। वो भी अब मर चुका था और उसकी लाश को भी पहाड़ पर दफना देती है। थोड़ी देर बाद रेमी को ये एहसास होता है कि वो कितनी अकेली है, यहाँ तक कि उसका दोस्त रोबोट मशीन भी टूट गया। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने मॉम डैड की कब्र के पास सोया करती थी। वो ऐसे ही अकेले अपने दिन गुजार रही थी, अपने जानवरों को देखती और ऐसे ही गुजारा करती थी। मगर उसने फिर से अपने दोस्त रोबोट को भी ठीक कर लिया था। अब वो यहाँ से जाना चाहती थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसे इस बंजर जमीन पर कोई इंसान नजर आ जाए। वो यहाँ से जाने की तैयारी करती है और अपने दोस्त रोबोट मशीन को अलविदा कहती है। वो जाते हुए आखिरी बार अपने घर और जानवरों को देख रही थी। फिर वो मास्क लगाकर उसी सुरंग के अंदर जाने लगती है जहाँ से कभी उसने बचपन में भी जाने की कोशिश की थी। अब वो पूरी तरह से तैयार थी। वो देखती है दूर दूर तक बंजर इलाका था, लेकिन फिर भी उसे ये जानना था क्या वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। अगर वो अपने सामने आने वाली मुसीबतों से बच गई तो उसका लोगों को ढूंढने का सफर हमेशा जारी रहेगा। तो क्या रेमी का ये सफर पूरा हो पाएगा? क्या उसे अपनी जिंदगी में कोई दूसरा इंसान मिलेगा? और इसी के साथ रेमी की कहानी यहीं पर